ये 4 व्हील टर्बो इंजन वाली लैंड क्रूजर थी। सहराओं में ऐसी ही गाड़ियां काम देती हैं। कोई आम गाड़ी तो रेत पर चंद गज से ज्यादा नहीं चल सकती। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। पिछली सीट पर एक राइफल पड़ी हुई थी। मैंने पीछे झुककर वो राइफल उठा ली और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये रूसी कैराकॉफ राइफल थी। साइज में अगरचे क्लैशनकोफ से छोटी थी, मगर उससे ज्यादा तबाहकुन थी। इसकी रेंज भी क्लैशनकोफ से ज्यादा थी। उसमें नीचे 60 गोलियों वाला एक लंबा मैगजीन लगा हुआ था। मैंने राइफल को उलट पलट कर देखा और उसे ऑटोमेटिक पर सेट करके रिवॉल्वर जेब में डाल लिया। पिछली सीट पर कैनवस का एक थैला और राइफल के 3 मैगजीन और भी रखे हुए थे। मैं सीधा होकर बैठ गया। उस वक्त तक हम पहाड़ी से 2 मील दूर आ चुके थे। बेला ने हेडलैंप्स रोशन किए तो मैं चीख उठा, हेडलैंप्स बुझा दो, रास्ते से तुम वाकिफ हो, रोशनी की जरूरत नहीं है। बेला ने हेडलैंप्स ही नहीं, अंदर की बत्ती भी बुझा दी। वो मेरी तरफ देखे बगैर बोली, तुम इंसान नहीं दरिंदे हो। अपनी तमाम तर दरिंदगी के बावजूद तुम जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे। तुमने यहाँ उनके एक आदमी की हत्या की है। वो तुम्हें किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वो बोली, इस खुशफहमी में मत रहना, अब वो लोग मुझे भी माफ नहीं करेंगे। मैंने कहा, अगर वो लोग पूरी रफ्तार से भी दौड़ते हुए आएं तो 2-2.5 घंटे से पहले तो कदालिया नहीं पहुंच सकेंगे, जबकि हम उस वक्त तक कदालिया से बहुत दूर निकल चुके होंगे। बेला ने कहा, यह भी तुम्हारी खुशफहमी है कि हम कदालिया पहुंच सकेंगे। तुम भूल गए हो कि उस गार में एक ट्रांसमीटर भी मौजूद है और ऐन मुमकिन है कि वो कदालिया में अपने साथियों को हमारे फरार की इत्तला दे चुके हों। ऐसी सूरत में वो लोग हमें रेगिस्तान में घेरने की कोशिश करेंगे। मैं उछल पड़ा, ओह, उस ट्रांसमीटर को तो मैं वाकई भूल गया था। मैंने कहा, क्या कदालिया पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है? बेला ने कहा, जरा आगे जाकर हम इस रास्ते से हटकर किसी भी तरफ निकल सकते हैं। मैंने कहा, रफ्तार बढ़ा दो और फिर किसी और तरफ से निकलने की कोशिश करो। बेला उस वक्त अपने आप पर मुकम्मल काबू पा चुकी थी। स्टीयरिंग भी पूरी तरह उसके कंट्रोल में था। उसने रफ्तार कुछ और बढ़ा दी और फिर थोड़ा ही फासला तय करने के बाद उसने गाड़ी को असल रास्ते से हटाकर आहिस्ता आहिस्ता बाईं तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। इस तरह हमारा रुख किसी कदर तिरछा हो गया था। वो बोली, हम कदालिया शहर के बाईं तरफ निकलेंगे, लेकिन मुझे तवक्को नहीं है कि हमारी ये कोशिश कामयाब हो सकेगी। मैंने कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो हमारा रास्ता नहीं रोक सकेंगे। लैंड क्रूजर तेजी से दौड़ती रही। उस इलाके में रेत कुछ ज्यादा सख्त और जमी हुई थी। वैसे भी आगे नशीबी इलाका था, इसलिए गाड़ी की रफ्तार में खुद ब खुद इजाफा होता जा रहा था। 5-6 मिनट के बाद दाईं तरफ बहुत दूर मध्यम सी रोशनियां टिमटिमाती हुई नजर आईं। वो किसी आबादी की बिखरी हुई रोशनियां थीं जो बहुत दूर तक फैली हुई थीं। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो आबादी कितनी बड़ी हो सकती है। बेला की कराहती हुई आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मर गए हो? मैंने जल्दी से रुख बदलते हुए पूछा, क्या हुआ? बेला एक बार फिर कराही, वो आ रहे हैं। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए थे। बोली, वो सामने देखो, एक गाड़ी हमारी तरफ ही आ रही है। मैं उस तरफ देखने लगा। सामने बहुत दूर 2 रोशनियां उछलती हुई हमारी तरफ आ रही थीं। जाहिर है वो कोई गाड़ी ही थी जिसके हेडलैंप्स रोशन थे। किसी तरफ भागने की कोशिश बेकार थी। खुले सहरा में हम कहां जा सकते थे? वो हमें बड़ी आसानी से घेर सकते थे। दफतन मेरे जहन में एक और ख्याल आया। उसमें अगरचे खतरा था, लेकिन उसके बगैर कोई चारा भी नहीं था। मैंने बेला से कहा, गाड़ी रोक लो। उसने मुझे घूरा। बोली, दिमाग चल गया है, वो हमें गोलियों से भून डालेंगे। मैंने कहा, रिस्क तो है, लेकिन 1% बचने के इम्कानात भी हैं। मैं उसे समझाने लगा कि मैं क्या चाहता हूँ। बात उसकी समझ में आ गई। उसने गाड़ी रोककर इस तरह खड़ी कर दी कि उसका रुख सहरा के अंदरूनी इलाके की तरफ था। अब मैंने कहा, अपनी सीट पर नीचे झुक कर बैठ जाओ। कुछ भी हो, अपनी जगह से हरकत मत करना। तुम्हारे मुंह से कोई आह भी नहीं निकलनी चाहिए। बेला इंजन बंद कर चुकी थी। उसने मेरी हिदायत पर हर्फ ब हर्फ अमल किया और स्टीयरिंग के नीचे घुसती चली गई। मैं पिछली सीट पर आ गया और एक तरफ के दरवाजे की नॉब उठाकर उसे छोड़ दिया। अब दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रखने की जरूरत नहीं थी। उसे पैर से धक्का देकर आसानी से खोला जा सकता था। मैंने कैराकॉफ संभाल कर सीट पर पोजीशन ले ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। मैंने गाड़ी इस तरह रुकवाई थी कि उसका दायां पहलू सामने वाली गाड़ी की तरफ था। वो गाड़ी बड़ी तेज रफ्तारी से रास्ता समेटती हुई करीब आ रही थी। मैं सीट पर इस तरह पोजीशन लिए बैठा था कि दूसरों की नजरों में आए बगैर मैं उन्हें देख भी सकता था और एक लम्हे के नोटिस पर किसी भी किस्म का एक्शन ले सकता था। हेडलैंप्स की उछलती हुई रोशनियां करीब आती जा रही थीं और आखिरकार वो गाड़ी हमसे 30-35 गज के फासले पर रुक गई। हमारी लैंड क्रूजर मुकम्मल तौर पर रोशनी की जद में थी। चंद सेकंड के बाद दूसरी गाड़ी की तरफ से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, बेला, तुम लोग हमारी राइफलों की जद पर हो। भागने का कोई चांस नहीं है। अपने साथी से कहो कि अपने आप को हमारे हवाले कर दे। मैं वादा करता हूं कि उसे कुछ नहीं कहा जाएगा और बाहिफाजत उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाएगा।
मेरे होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ये मंजिल ही तो मेरे लिए मुअम्मा बनी हुई थी। वो जो कोई भी था बिल्कुल साफ उर्दू में बात कर रहा था, जिसका मतलब था कि वो राजस्थानी नहीं था। बेला जरा सा कसमसाई। मैंने सरगोशी में कहा, अपनी जगह से हरकत मत करना, खामोश बैठी रहो। मैं उन लोगों को ये तासुर देना चाहता था कि गाड़ी खाली है और हम लोग गाड़ी यहाँ छोड़कर सहरा में किसी तरफ निकल गए हैं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वही आवाज दोबारा सुनाई थी। बेला, मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, तुम लोग अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं बेहिस्सो हरकत अपनी जगह पर दुबका रहा। सन्नाटे में दूसरी गाड़ी के इंजन की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। उसके अलावा और कोई आवाज नहीं थी। सन्नाटा मेरे आसाब पर तारी होने लगा। फिर वही आवाज गूंजी, बेला, मैं जानता हूं तुम लोग गाड़ी में मौजूद हो, बाहर आ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। एक बार फिर खामोशी छा गई। इस मर्तबा खामोशी कदरे तूल खींच गई और फिर ऐसी मध्यम आवाजें सुनाई देने लगी जैसे वो आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने बड़ी एहतियात से खिड़की के कोने से झांक कर देखा। उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो दो आदमी थे जो कमांडो एक्शन अंदाज में राइफलें ताने आगे बढ़ रहे थे। पस मंजर में हेडलैंप्स की तेज रोशनी की वजह से उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो दोनों खासे कद्दावर थे। उन्हें भी शायद एहसास होगा कि हम लोग गाड़ी में नहीं हैं और वो लोग बड़े मोहतात अंदाज में तस्दीक के लिए आगे आ रहे थे। मेरे जिस्म के मसाम पसीना उगलने लगे, गर्दन पर च्यूंटियां सी रेंगने लगी। मैंने बहुत हाई रिस्क लिया था। अंदाजे की बहुत मामूली सी गलती मेरी जिंदगी का खात्मा कर सकती थी और मौत भी ऐसी अजियतनाक कि उसके तसव्वुर ही से दिल कांपने लगा। वो दोनों तकरीबन 20 गज के फासले पर रह गए। मैंने कैराकॉफ पर दोनों हाथ जमाए, पैर की जोरदार ठोकर से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और चीखते हुए राइफल का ट्रिगर दबा दिया। सहरा का सुकूत टूट गया। तड़तड़ाहट की आवाज से फजा कांप उठी। वो दोनों अगरचे बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ये सूरत हाल उनके लिए कतई गैर मुतवक्के थी। मेरी राइफल से निकली हुई गोलियां उनके जिस्मों के मुख्तलिफ हिस्सों में पैवस्त होने लगी। उन दोनों की चीखें बड़ी भयानक थीं। एक तो फौरन ही ढेर हो गया, जबकि दूसरा लड़खड़ा गया। गोलियां लगने के बावजूद उसने संभलने की कोशिश करते हुए फायर खोल दिया, मगर उसकी राइफल से निकली हुई गोलियां हमारी गाड़ी की छत के ऊपर से गुजर गईं। ताहम दो गोलियों ने छत के ऊपर वाले हिस्से में सुराख कर दिए और फिर वो भी तेवरा कर गिर गया। मुझे यकीन था कि वो सिर्फ दो नहीं रहे होंगे, हो सकता है उस गाड़ी में एक या दो आदमी और भी मौजूद हों। मैंने अपनी राइफल का रुख उस गाड़ी की तरफ कर दिया। उस गाड़ी की विंड स्क्रीन और दोनों लैंप्स चकनाचूर हो गए, लेकिन दूसरे ही लम्हे उस गाड़ी से भी फायरिंग शुरू हो गई। जो कोई भी था गालिबन ड्राइविंग सीट पर बैठा फायरिंग कर रहा था। उसकी कई गोलियां हमारी गाड़ी में भी लगी और फिर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मैंने एक और ब्रस्ट मारा। इस मर्तबा दूसरी तरफ से जवाब नहीं मिला। मैं गाड़ी से उतरकर मोहतात अंदाज में दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। वो खुली छत की जीप थी। स्टीयरिंग के सामने एक आदमी औंधा पड़ा था। उसका जिस्म गोलियों से छलनी था। उसका एक हाथ नीचे लटका हुआ था। एक कैराकॉफ राइफल नीचे रेत पर पड़ी थी। मैं मुतमईन होकर वापस आ गया। लैंड क्रूजर का पिछला दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला तो उछल पड़ा। बेला वहां नहीं थी। दूसरी तरफ पैसेंजर सीट का दरवाजा खुला हुआ था। मैं एक झटके से सीधा हो गया। बेला सहरा में एक तरफ दौड़ी जा रही थी। वो तकरीबन 50 गज दूर निकल चुकी थी। मैंने उसके पीछे दौड़ लगा दी। तकरीबन 100 गज दूर जाकर मैं उसे पकड़ने में कामयाब हो सका। वो बुरी तरह खौफजदा थी। उसका सांस फूला हुआ था और वो अपने आप को मुझसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैंने झुककर उसे कंधे पर लाद लिया और लैंड क्रूजर की तरफ दौड़ लगा दी। वो हकलाई, मुझे छोड़ दो। अब वो दुनिया के किसी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो इंसान नहीं, दरिंदे हैं। मुझे यहीं छोड़ दो राक्षस, यहीं मर जाने दो। उनके हाथ आने की बजाय मैं इस रेगिस्तान में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाना बेहतर समझती हूँ। मैंने उसे पैसेंजर सीट पर पटक दिया और खुद ऊपर से घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राइफल सीट के पास नीचे रख ली और इंजन स्टार्ट किया। कहा, तुम पागल हो गई हो? तुम मुझे रास्ता बताती रहना, ऐसा ना हो कि हम सहरा में ही चक्कर लगाते रहें। उसने इधर उधर देखा और एक तरफ इशारा कर दिया। मैंने गाड़ी उसी तरफ मोड़ दी और रफ्तार बढ़ाता चला गया। वहां से रवाना होते वक्त बेला ने रेत पर पड़ी हुई वो दोनों लाशें भी देख ली थी। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, वो 3 थे, तीनों खत्म हो गए। अब वो हमारा पीछा नहीं करेंगे। बेला अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली, ये तुम्हारी भूल है। वो लोग नरक तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी वजह से मैं भी मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने उसकी बात काट दी। फिलहाल कुछ समझने की कोशिश मत करो। मैं दाईं तरफ रोशनियों को देखने लगा जो अब वाज़ेह होती जा रही थी। मैंने कहा, मेरा ख्याल है अब इस तरफ से हमें कोई खतरा नहीं है। हम शहर के बाहर ही बाहर से होते हुए किसी तरफ निकल जाएंगे। ये इलाका तुम्हारा देखा भाला है, तुम मुझे रास्ता बताती रहना। इस मर्तबा बेला जवाब देने की बजाय इधर उधर देखती रही। कदालिया शहर ज्यादा बड़ा नहीं था, बल्कि एक कस्बा ही था।
और मेरा ख्याल है कि खासा बारौनक कस्बा था। बैरूनी सड़क पर भी दुकानें वगैरह थीं। ये शाम का इब्तिदाई हिस्सा था। इस सड़क पर भी बड़ी रौनक थी। कहीं कहीं मुझे गाड़ी की रफ्तार कम भी करनी पड़ती थी, और ये बात मैंने खास तौर से नोट की थी कि बाज लोगों ने बड़ी हैरत से गाड़ी की तरफ देखा था। चंद मिनट बाद ही हम कस्बे को पीछे छोड़ आए। अब हमारी लैंड क्रूजर एक वीरान सड़क पर दौड़ रही थी, जिसके दोनों तरफ खेत थे, लेकिन खेतों का यह सिलसिला जल्द ही खत्म हो गया। अब सड़क के दोनों तरफ बंजर और पथरीला वीराना था। तकरीबन 1 घंटे के बाद एक छोटी सी बस्ती दिखाई दी। बस्ती में यकीनन ऐसी दुकानें भी होंगी जहां से खाने पीने की कोई चीज मिल सके। मुझे बड़े जोर की भूख लग रही थी। आधी रात के वक्त रईस कबू के डेरे पर खाना खाया था और उसके बाद पानी पर ही गुजारा होता रहा था, और उस वक्त तो पानी भी नहीं था। मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, डैशबोर्ड का कंपार्टमेंट खोल कर देखो, शायद उसके अंदर कुछ रकम मिल जाए। बाज लोग डैशबोर्ड में कुछ न कुछ जरूर रख छोड़ते हैं। बेला कंपार्टमेंट खोलकर अंदर हाथ मारने लगी। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। उस कंपार्टमेंट में पेट्रोल की 2-3 रसीदों और चंद दीगर कागजात के अलावा एक माकूल रकम भी मौजूद थी। वो नोट गिनते हुए बोली, मैं तो समझी थी कि पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़ेगी या किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे, मगर ये समस्या भी हल हो गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चोरी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर इतना जानता हूं कि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की नहीं, सिर्फ एक इशारा करने की जरूरत होगी। वो मुझे घूर कर रह गई और नोट मेरी तरफ बढ़ा दिए। बोली, 1208 रुपए। मैंने कहा, यह रकम अपने पास ही रखो, आगे बस्ती में कोई मुनासिब जगह देख कर गाड़ी रोकूंगा, तुम किसी दुकान से खाने पीने की कुछ चीजें ले आना। हम बस्ती में पहुंच गए। एक छोटा सा गांव था जिसकी 4 गलियां एक चौराहे की सूरत में मिलती थीं। चौराहे के ऐन बीच में बरगद का बहुत बड़ा दरख्त था, जिसके चारों तरफ चबूतरा बना हुआ था। उस चौराहे पर चारों तरफ दुकानें भी थीं। यहाँ किसी होटल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अलबत्ता हलवाई की एक दुकान नजर आ गई। दुकान के सामने कुशादा चबूतरे पर पत्थरों के चूल्हों पर 2 कढ़ाइयां रखी हुई थीं। 3-4 आदमी भी खड़े दिखाई दिए। मैंने आगे जाकर गाड़ी रोक ली। बेला उतरकर उस दुकान की तरफ चली गई। मैं सीट के पास पड़ी हुई कैराकॉफ उठाकर चेक करने लगा। मैगजीन निकाल कर देखा तो बड़ा हल्का महसूस हुआ। रेगिस्तान में मैंने अच्छी खासी फायरिंग की थी। या तो मैगजीन खाली हो चुका था या उसमें 2-4 गोलियां ही बची होंगी। मैंने पिछली सीट पर झुककर भरा हुआ मैगजीन उठाकर राइफल में फिट कर दिया और खाली मैगजीन सीट पर फेंक दिया। और जब मैंने हलवाई की तरफ देखा तो सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। बेला वहां नहीं थी। मैं दूसरी दुकानों की तरफ देखने लगा। वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं गाड़ी से उतर आया। गन मेरे हाथ में थी। चंद कदम आगे बढ़कर मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। मजीद आगे जाकर मैं हलवाई की दुकान से बेला के बारे में पूछना चाहता था कि मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो चौराहे की दूसरी तरफ से आ रही थी। मैं वहीं रुक गया। बेला के एक हाथ में प्लास्टिक का थैला था। गाड़ी में बैठते ही मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया और वो थैला गोद में रख कर खोलने लगी। वो बहुत कुछ लेकर आई थी, लेकिन सबसे मजे की चीज तंदूर की पकी हुई वो रोटी थी जिसे बेसन में लपेट कर तला गया था। बेसन में अनार दाना और आलू के छोटे छोटे टुकड़े भी थे। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले रखा और दूसरे हाथ से रोटी का रोल बनाकर खाने लगा। मैंने बेला की तरफ देखते हुए पूछा, ये सड़क हमें कहाँ ले जाएगी? बोली, तकरीबन 30 मील आगे एक बड़ा कस्बा है, जहां से एक सड़क जोधपुर, दूसरी माउंट अबू और तीसरी बारमीर से होती हुई जैसलमेर की तरफ जाती है। मेरा ख्याल है हम बारमीर की तरफ निकलेंगे, वो रास्ता हमारे लिए ज्यादा महफूज रहेगा। लेकिन मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कहा, लेकिन क्या? बोली, मुझे शुबा है कि उन्होंने फोन पर अगले कस्बे में अपने आदमियों को इत्तला कर दी होगी और हमें वहां रोकने की कोशिश की जाएगी। मैंने पूछा, उस कस्बे से पहले किसी तरफ निकलने का कोई रास्ता नहीं है? वो बोली, 1-2 कच्चे रास्ते हैं जो छोटी छोटी पहाड़ियों और रेगिस्तान से होकर गुजरते हैं। वो रास्ते अगरचे ज्यादा महफूज नहीं हैं, लेकिन मजबूरी की हालत में ऐसे ही किसी रास्ते पर निकलना पड़ेगा। ये सड़क ज्यादा अच्छी नहीं थी। कहीं तो इतने बड़े बड़े खड्ड थे कि मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना पड़ता था और इस वजह से गाड़ी की रफ्तार भी ज्यादा तेज नहीं थी। उस छोटे से गांव से हम कोई 20 मील का फासला तय कर चुके थे और वो कस्बा अभी तकरीबन 10 मील दूर था। ये अंदाजा तो हो चुका था कि वो बहुत खतरनाक लोग थे और उनके पास अपना बेहतरीन मवासलाती निज़ाम भी था। वो हमें घेरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अब तक ये नहीं जान सका था कि मुझसे उन्हें क्या दुश्मनी थी जो मुझे पाकिस्तान से अगवा करके यहाँ लाए थे और किस खास जगह पर ले जाना चाहते थे। उनके कई आदमी मेरे हाथों मारे जा चुके थे और अब तो शायद वो मुझे जिंदा नहीं देखना चाहेंगे। बेला भी मुझे उनके हवाले नहीं कर सकती थी। वो शायद यही समझे होंगे कि मैं बेला ही की मदद से भागने में कामयाब हुआ हूँ। इस तरह बेला भी अताब में थी और उसकी जिंदगी को भी खतरा था। मैं अब तक कोई हिकमत अमली तय नहीं कर सका था, सिवाय इसके कि अपना दिफा करूं और उनसे छुपता फिरूं। अगर मुझे सारे हंगामे का पस मंजर मालूम हो जाता
तो शायद मैं उन लोगों से निपटने के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली तैयार करता। बेला मेरे साथ थी, लेकिन उसने अभी तक जबान नहीं खोली थी कि ये लोग कौन हैं और मुझे कहां और क्यों ले जाया जा रहा है। मैं ये सब कुछ सोच रहा था कि एक जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी लड़खड़ा गई। मैंने जल्दी से ब्रेक पैडल दबा दिया। ड्राइविंग साइड का फ्रंट टायर ब्रस्ट हो गया था। मैं इसे इत्तेफाक समझा था, लेकिन बेला की चीख सुनकर चौंक गया। उसने चीखते हुए कहा, वो उस तरफ। मैंने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। सड़क से जरा हटकर झाड़ियों में 2 आदमियों को भागते देखकर सारी बात समझ में आ गई। टायर इत्तेफाकन ब्रस्ट नहीं हुआ था, उस पर फायर किया गया था। और हैरत है कि मुझे गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दी थी। और फिर उसी लम्हे एक आवाज मेरी समाज से टकराई, तुम लोग हमारी राइफलों की जद पर हो, हाथ उठाकर नीचे उतर आओ वरना गाड़ी समेत तबाह कर दिए जाओगे। मैंने साइड में रखी हुई राइफल उठा ली और बेला की तरफ देखते हुए सरगोशी की। कहा, नीचे होकर बैठ जाओ और जैसे ही फायरिंग शुरू हो दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतर जाना। अब मैं दूसरी तरफ घूम गया और झाड़ियों की तरफ रुख करके चीखा, हम नीचे उतर रहे हैं, खाली हाथ हैं, गोली मत चलाना। झाड़ियों की तरफ से वही आवाज सुनाई दी, कोई गलत हरकत की तो जिंदा नहीं बच सकोगे। मेरा मकसद पूरा हो गया था। मैंने झाड़ियों में 2 हयूलों को देखा था और अब पता चल गया था कि वो सिर्फ 2 ही थे और मुझे आवाज से कम एक की पोजीशन का अंदाजा हो गया था। मैंने दरवाजा खोल दिया और जमीन पर पैर रखने से पहले ही राइफल का ट्रिगर दबा दिया। उसके साथ ही मैंने सीट से कूदकर बाईं तरफ छलांग लगा दी। झाड़ियों की तरफ से चीख की एक खौफनाक आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। बहुत जल्द अंदाजा हो गया कि फायरिंग सिर्फ एक आदमी ही कर रहा था, जिसका मतलब था कि दूसरा मेरी गोली का निशाना बन गया था। मैं लैंड क्रूजर की आड़ में हो गया। बेला सीट से उतरकर गाड़ी से टेक लगाए खड़ी थी। झाड़ियों की तरफ से फायरिंग हो रही थी। उस तरफ गाड़ी की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो चुके थे और मुझे यकीन था कि उस तरफ से गाड़ी के दरवाजे भी छलनी हो चुके होंगे। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाल कर बेला के हाथ में थमा दिया। वो मौका पाकर मेरी पुश्त में भी उस रिवॉल्वर की गोली उतार सकती थी, लेकिन उसे सूरत हाल का अंदाजा हो चुका था और मुझे यकीन था कि वो मेरे साथ गद्दारी नहीं करेगी। मैंने बेला से कहा, उस तरफ से इक्का दुक्का फायर करती रहो, मैं इस तरफ से देखता हूँ। मैं गाड़ी की आड़ लेकर झाड़ियों की तरफ फायर करने लगा। ये मुकाबला ज्यादा देर तक जारी न रहा। एक हयूले को झाड़ियों से निकलकर टीलों की तरफ भागते हुए देखकर मैंने फायर खोल दिया। वो चीखता हुआ ढेर हो गया। मैंने भी उसकी तरफ दौड़ लगा दी। उसकी टांगों में गोलियां लगी थीं और वो अपने आप को घसीटता हुआ टीले की तरफ ले जा रहा था। मैं उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस शख्स ने मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। मने क्षमा कर दो महाराज, मारे निक्के निक्के बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैंने उसे ठोकर मारते हुए कहा, अगर तुम मेरे होने वाले बच्चों को अनाथ और बीवी को विधवा कर देते तो क्या होता। और फिर मैं उससे मुख्तलिफ सवालात करता रहा। वो सिर्फ 2 आदमी मोटरसाइकिल पर यहाँ आए थे और आगे भी कई मकामात पर नाकाबंदी की गई थी। मैंने राइफल की नाल उसकी खोपड़ी से लगाकर ट्रिगर दबा दिया। मैं ऐसे किसी आदमी को जिंदा छोड़ने के हक में नहीं था जो मेरी जिंदगी का चिराग गुल करना चाहता हूँ। झाड़ियों में छुपी हुई मोटरसाइकिल स्टार्ट करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई और मैं मोटरसाइकिल सड़क पर लाकर स्टार्ट करते हुए चीखा, बेला जल्दी से बैठ जाओ, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। बेला मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उतरकर लैंड क्रूजर की तरफ दौड़ गई। चंद सेकंड के बाद वापस आई तो उसने वो प्लास्टिक का थैला उठा रखा था जिसमें खाने पीने की चीजें थीं। वो सीट पर दोनों तरफ पैर रख कर बैठी थी। आगे झुककर उसने दोनों बाजू मेरे सीने से लपेट लिए थे। कोई और मौका होता तो मैं इस खुशगवार सिचुएशन से जरूर लुत्फानंदोज होता, लेकिन उस वक्त तो हमारी जान पर बनी हुई थी। उस शख्स ने बताया था कि आगे जगह जगह रोड ब्लॉक थे ताकि अगर हम एक जगह से बच निकलें तो दूसरी जगह रोकने की कोशिश की जाए।